भाई और बहनों, आपसे जिहाद के विषय में चर्चा हो रही है। जिहाद को लेकर बड़ी भ्रांतियां हैं। काफ़ी चीज़ों को मैं स्पष्ट कर चुका हूं, लेकिन एक मुद्दा जिससे जिहाद को जोड़ दिया गया है या जुड़ गया है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जिहाद और टेररिज्म, इन दो चीज़ों को दुनिया में भी और हमारे देश में भी कहीं ना कहीं सब लोग नहीं, लेकिन एक अच्छा भला सेक्शन दोनों चीज़ों को जोड़ के देखने लगा है। मेरा एक मिजाज है, मेरा मिजाज ये है, एक तरीका ये मैं कहूँ क्यों देखने लगा है साहब, क्या ज़रूरत है इसकी, उसकी सफाइयाँ देना शुरू कर दें और उसके इफ्स एंड बट्स निकालने लगे, राइट्स एंड लेफ्ट ढूंढने लगे, अप्स एंड डाउन्स को आइडेंटिफाई करने लगे। ये तरीका नहीं है। चैलेंज है, एक्सेप्ट करना चाहिए। तथ्यों को खुद भी सही समझना चाहिए और सामने भी सही रखना चाहिए, और अगर कहीं पर कोई कमी है उसको स्वीकार करना चाहिए, और कहीं कुछ ठीक होने की आवश्यकता है उसको ठीक करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। मैं इन बिंदुओं को साथ लेकर चलने में विश्वास करता हूं। दुनिया में क्या हो रहा है ये दुनिया जाने। हमारा राष्ट्र और हमारी राष्ट्रीय नीति और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारी एजेंसियां, हमारा गृह मंत्रालय, ये हमारा मीडिया, हमारे इंस्टीट्यूशंस, ये सब उसको देख रहे हैं। एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमारी उन सब में आस्था है, उनमें भरोसा है। वो हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं। इस विश्वास और इस आस्था के साथ, इस यकीन के साथ, इस भरोसे के साथ, इस विषय पे मेरी चर्चा किसी दूसरे मुल्क पे क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उसके बारे में सिर्फ एक टिप्पणी है। टेररिज्म in any form, with any manifestation, is terrorism, because it is the innocent who is the victim of terrorism. 2015 में मैं बराक ओबामा, जो उस वक्त के सदर थे अमेरिका के, उनके इन्विटेशन पर वाशिंगटन गया था। व्हाइट हाउस जो सबमिट होती है उसमें अपनी इंडियन सिविल सोसाइटी को मैंने रिप्रेजेंट किया था वहां। उसका सब्जेक्ट वायलेंट एक्सट्रीमिज्म था। वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, अतिवाद। अतिवाद जब बढ़ जाता है या अपनी जगह बना लेता है किसी भी क्षेत्र में, तो बचपन से सुनते आए हैं दोस्तों, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। पूजा और इबादत के लिए भी समय निर्धारित हैं, सीमाएं निर्धारित हैं। 24 घंटे नहीं कहा गया कि 24 घंटे माला जपते रहो या नमाज पढ़ते रहो, ऐसा नहीं है। क्या है स्थिति? यह है कि सब चीजों पर ध्यान बराबर से दिया जाना चाहिए। अपने भारतीय परिपेक्ष में जब हम टेररिज्म की बात करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि किस किस रूप में हमारे यहां मौजूद है। ये नक्सलवाद की शक्ल में भी मौजूद है, ये माओवाद की शक्ल में भी मौजूद है,
ये कई मुस्लिम नामों के नाम से भी मौजूद है, कई नामों से ये मौजूद है। ये रेडिकल्स के जरिए भी मौजूद है। इसका एक रूप भाषा भी है, कथन भी है, क्रियाएं तो हैं ही, ट्रेनिंग भी है। एक सवाल करना चाहता हूं, कौन किसको मार रहा है? मैं आपको मार रहा हूं, अपने आप को मार रहा हूं। आप मुझे मार रहे हैं, आप अपने आप को मार रहे हैं। सोचना पड़ेगा, ये टेररिज्म कर कौन रहा है? क्या ये राष्ट्र कर रहे हैं? ये राष्ट्र विरोधी तत्व कर रहे हैं? ये स्टेट प्लेयर्स का काम है या नॉन स्टेट प्लेयर्स का काम है? मेरा जो मेरी समझ है, मैं इसमें कैटेगराइजेशन नहीं करना चाहता। मैं उस एक्ट पर ध्यान देना चाहता हूं जिसको टेररिज्म कहते हैं, जिसको आज की भाषा में रेडिकलिज्म भी कहते हैं। चाहे वो भाषा का हो, चाहे वो क्रिया की फॉर्म में हो, दोनों गलत और दोनों भला न करने वाले। इसलिए पहली बात, इस्लाम का टेररिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मेरे कहने से बात नहीं हल होगी, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। हमारे इस वतन अजीज में जितने इस्लाम को के ज्ञानी लोग मौजूद हैं, ये इस मुल्क की खूबसूरती है दोस्तों, ये इस मुल्क का गर्व है। जैसे ऐसे उलमा इस मुल्क ने दिए जिनको अरब दुनिया ने अपना आलिम माना, इस्लाम का आलिम माना। इस्लाम की जो व्याख्याएं यहां से मिली, उन्होंने सारी दुनिया में रोशनी फैलाई। पिछले दिनों में ईरान गया था मैं, वहां के दूसरे सबसे बड़े रूहानी पेशवा से मैं मिला। उन्होंने ये बात कही कि हिंदुस्तान के जो उलमा हैं बहुत बहुत ज्यादा लायक, और हम बहुत कुछ वहां से लेते। सऊदी अरब की भी ये कैफियत है दोस्तों, इसको इस्लाम का मरकज माना जाता है। बहुत से स्पष्टता से इस बात को मैं कह रहा हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मान लीजिए, इस्लाम का टेररिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। हिंदुस्तान में किसी भी स्कूल ऑफ थॉट के द्वारा, किसी भी आलिम के द्वारा, देवबंद के द्वारा, बरेली के द्वारा, या जो दूसरे हमारे स्कूल ऑफ थॉट हैं, इमामों के हवाले से उनको हम उनका जिक्र करते हैं, शिया हजरात हैं, अहले हदीस हैं, वगैरह वगैरह, किसी भी तरफ से जिहाद की बात नहीं है, जिहाद का ऐलान नहीं है। अगर कोई जिहाद के नाम पर ऐसा करे या कर रहा हो तो उसका हर तरफ से कंडेमनेशन है। उदयपुर में जो वाकया हुआ, उसका एक साथी नहीं है, हो भी नहीं सकता है। या और इस तरह की जो हरकतें हुई हैं, इधर से हो, उधर से हो, कहीं से भी हो, एक भी हो, हर घटना मेरी है, हिंदू और मुसलमान की नहीं है, मेरी है, हमारी है। मेरा और हम आपका नहीं है, हमारा है। सुख भी हमारा, दुख भी हमारा, चैलेंज भी हमारा, अपॉर्चुनिटी भी हमारी। इसलिए टेररिज्म की हमारे इस वतन अजीज में कोई जगह नहीं है, टेररिस्ट की कोई जमीन नहीं है। न इस्लाम इसको जगह देता है, न मुसलमान इसको जगह देते हैं, न हमारे उलमा इसको जगह देते हैं, न हमारे मदारिस इसको जगह देते हैं, न हमारी दरगाहें इसको जगह देती हैं, न हमारा इंटेलेक्चुअल इसको जगह देता है, न हमारी सिविल सोसाइटी इसको जगह देती है, न हमारे मस्जिदों के इमाम इसको जगह देते हैं। कोई नहीं देता इसको जगह। इसलिए कहना चाहता हूं, आइसोलेटेड इवेंट्स हों,
मैं लिंचिंग को आइसोलेटेड इवेंट मानता हूं। मैं लिंचिंग के जितने भी इवेंट्स हुए हैं उसको ये कहने को तैयार नहीं हूं कि हिंदुस्तान का जो हिंदू है वो लिंचिंग करता है। इसी तरह से मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये कहने को तैयार नहीं हूं कि जिस बेशर्मी और बेदर्दी के साथ में उदयपुर का वाकया हुआ, आप मुझे बताइए कौन उसका साथी होगा, कैसे उसका साथी हो सकता है? वो मेरा और आपका नहीं है, हमारा और आपका नहीं, हमारा चैलेंज है। इससे मिलकर लड़ेंगे। अंत में, इससे पहले कि मैं इस एपिसोड को समाप्त करूं, बहुत एक सारांश के तौर पे संक्षेप में आपको जिहाद की जो कैटेगरीज हैं या टाइप्स हैं उसके बारे में भी बता दूं। हालांकि ये बात पिछले एपिसोड्स में व्याख्या के तौर पे पूरी तरह से आ चुकी है। नंबर 1, जिहाद फिर नफ्स। अपनी ज़मीर, अपनी कॉन्शियंस, अपनी आत्मा, अपने आप, अपने अंदर उछल कूद करने वाली प्रवृत्तियां, ग्रीड की फॉर्म में, टेम्पटेशंस की फॉर्म में, निगेटिविटी की फॉर्म में, बुराई की तरफ ले जाने के हवाले से, इन तमाम चीज़ों पर काबू पाना और काबू पाने के लिए जद्दोजहद करना, जूझना, मेहनत करना। और उसका तरीक़ा कि अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से, कुरान हकीम से, बुज़ुर्गों से और जो तालीम अवेलेबल है उनसे फ़ायदा उठाना और अपने आप को एक साफ सुथरा, स्वच्छ इंसान बनाना जिसको कि सब इंसान समझें और जो इंसानियत के लिए एक एसेट हो, एक ट्रेजर हो। ये जिहाद फिर नफ्स है दोस्तों। इसको कहा गया है सबसे बड़ा जिहाद। ये वो जिहाद है जिसमें हमारा और आपका 24 घंटे जीवन जो है इस इम्तिहान में रहता है। झूठ बोला, पकड़े गए। बेईमानी की, पकड़े गए। धोखा दिया, पकड़े गए। मिलावट की, पकड़े गए। गसब किया, पकड़े गए। कर्जा किसी का नहीं दिया, पकड़े गए। किसी की ग़ीबत की, बुराई की, पकड़े गए। लालच में सही को गलत, गलत को सही करने की, 4 पैसे कमाने के लिए कर दिया। ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली, एडल्ट्रेशन कर लिया। किसी को बहला के, फुसला के एक रेपिस्ट घर में ले आया, उसने उसका रेप कर दिया। ये सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब वो लड़ाई है जो एक इंसान अपने आप से लड़ता है। ये जिहाद फिर नफ्स है। दूसरे जो फॉर्म है जिहाद के, उसको भी समझ लीजिए। दूसरा जो जिहाद है उसको हम कहते हैं जिहाद कबीर। ये क्या जिहाद है? जब आप किसी धर्म को मानते हैं, इस मिसाल के तौर पे रामलाल सनातन धर्म को मानता है, जोसेफ क्रिश्चियनिटी को मानता है, मेरा सिख भाई सिख पंथ को मानता है, खालसा पंथ को मानता है। अब मेरा एक सवाल है, क्या सनातन धर्म के अनुयायी को वेदों की जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पुराणों की जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भागवत गीता की जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? महाभारत पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? चाणक्य नीति पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? अपने धाम, अपने पीठ, अपने मठ, अपनी आस्था के केंद्र, इन सब की जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए थी। नहीं है तो कमी है। इसी तरह से जो क्रिश्चियंस हैं, क्या उनको बाइबल की जानकारी नहीं होनी चाहिए? क्या उनको ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट, बैप्टिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना चाहिए? नहीं जानना चाहिए? जानना चाहिए। इसी तरह से जो हमारे सिख भाई हैं, क्या उनको ग्रंथ साहब का ज्ञान नहीं होना चाहिए? क्या इसको नहीं दिया जाना चाहिए?
दिया जाना चाहिए। हर धर्म के मानने वाले अपनी धार्मिक ग्रंथ को और उसकी जो वो पूंजी है उसको शिक्षा के रूप में, तालीम के रूप में, ट्रेनिंग के रूप में, जानकारी के रूप में, तथ्यों के रूप में, रिसर्च के लिए, रिफॉर्म के लिए उसके ज्ञान को देना और उसकी व्यवस्था रखना, बनाना। इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, आपका जो ह्यूमैनिटी के लिए कंट्रीब्यूशन है आपकी हदीस के ज़रिए से और उससे निकलने वाले इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के ज़रिए से, ये तमाम चीज़ें जो हैं, इस्लाम इन टोटल टर्म्स, इस्लाम इन एब्सोल्यूट टर्म्स, विद इट्स टेक्स्ट्स, relevant personality of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the Islamic jurisprudence together, ये चारों चीज़ों का ज्ञान, इसको ज्ञान देना, इसका प्रसार करना, इसको आगे बढ़ाना, इसको हम कहते हैं जिहाद कबीर। ये कौन कर रहा है? ये हमारे मदारिस करते हैं, हमारे उलमा करते हैं, हमारे मुफ्ती करते हैं। तीसरा जिहाद, उसको कहते हैं जिहाद असगर, जिसका मोड डिफेंसिव है, क्योंकि कुरान की आयत है जो बारहा आपने सुनी होगी। आज उसका कॉन्टेक्स्ट आपके सामने ला रहा हूं मैं। ला इकराह फिद्दीन, देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन। उसी के साथ हमारे यहां एक और टर्म आता है, उसको हम कहते हैं फर्ज कफाया, बात को रख देना, जबरन मनवाना नहीं, रख देना, और रखने के बाद जिसके सामने रखा है उसकी कॉन्शियंस पे छोड़ देना। इन दो बातों को समझिए। जिहाद असगर की मैं बात कर रहा हूं, मैंने आपके सामने शब्द रखा डिफेंसिव, यानी जब कोई आपसे लड़े, अब लड़ने का मतलब यह हाथापाई नहीं होनी, विचार से, आचार से, टिप्पणी से, व्याख्या से, विश्लेषण से, किसी आपकी कथन को लेकर, किसी आयत को लेकर, अल्लाह के रसूल की जिंदगी को लेकर, आपकी जो अज़वाज मुतहरात हैं, जो आपकी वाइफ्स हैं, उनको लेकर, आपकी मैरिजेस को लेकर, इंटरेस्ट को लेकर, एडल्ट्री को लेकर, वीमेन राइट्स को लेकर, जस्टिस को लेकर, स्टेट और सिटीजनशिप को लेकर, ओबीडियंस टू फेथ को लेकर, मैंने बहुत सारे मुद्दे एक स्पॉन्टेनियसली आपके सामने रख दिए। ये वो विषय है जो कहीं ना कहीं गश्त करते रहते हैं, जिन विषयों पे मैं अलग से बात भी कर रहा हूं। इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये तर्क की लड़ाई है। तर्क रखना, तथ्य रखना, वास्तविकता को रखना, सही विश्लेषण को रखना, सही बात को रखना, सही दायरे में रखना, सही रेफरेंस के साथ रखना, सही टेक्स्ट को रखना, सही कॉन्टेक्स्ट में रखना, सही भाषा और शैली में रखना, उत्तेजित न होना, ठंडे दिल और दिमाग से सुनना और फिर उसको समझाना, पहले खुद समझना फिर उसको सामने वाले को समझाना, और ये अवसर खुद भी लेना और दूसरे को भी देना। ये एक सिविलाइज्ड इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, इससे इवोल्यूशन होता है थॉट प्रोसेस का, नॉलेज का, रिसर्च के एरियाज का, इनोवेशन का, क्रिएटिविटी का, मॉडरेशन का, बेटर एप्लीकेशन का, डाइवर्सिफिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन का, एक्सटेंशन का, एडवांसमेंट का, एनलाइटनमेंट का, एंड आई कैन गो ऑन। ये सब इसके टूल्स हैं। इसको हम कहते हैं जिहाद असगर, छोटा जिहाद, बिकॉज इस प्रोसेस में भी हम लोग
पूरी इंसानियत कहीं ना कहीं लगी रहती है। इसको हम डिफेंसिव कहते हैं। आखिरी चीज जिसको लोगों ने जिहाद समझ लिया है, जिहाद यहां खत्म होता है। आम व्याख्या में जिहाद को लोग समझते हैं कत्लो गारत करी करना, काफिर को मारना। गलत, बिल्कुल गलत। अब सुन लीजिए, हो सकता है मेरा एपिसोड 1-2 मिनट बढ़ जाए, लेकिन बात इतनी सेंसिटिव है और आपको बतानी जरूरी है और आपको समझानी और मुझे समझाना जरूरी है। जब, अब सुन लीजिए बहुत अच्छे से, जब तमाम कोई ऐसी घटना जिसकी सिचुएशन वॉर जैसी हो या वॉर ही हो, दो बातें बोल रहा हूं, वॉर हो या वॉर जैसी ही हो। पहले मैं वॉर जैसी पे बात करूंगा, फिर मैं वॉर पे बात करूंगा। वॉर जैसी का मतलब है कि तमाम सिविलाइज्ड मेथड्स ऑफ डायलॉग, ऑफ रेजोल्यूशन एग्जॉस्ट हो गए। समस्या का समाधान किसी प्रकार से हो ही नहीं रहा है। नंबर 2, अप्रोचिंग द इंस्टीट्यूशंस फॉर रेजोल्यूशन। ब्यूरोक्रेसी भी हो सकती है, हमारे स्टैट्यूटरी कमीशंस भी हो सकते हैं, बोर्ड्स भी हो सकते हैं। मान लीजिए वो भी फेल हो गए, जुडिशरी में चले जाइए, जुडिशरी भी फेल हो गई। सिविल सोसाइटी में लौट आइए, सिविल सोसाइटी भी फेल हो गई। स्टेट और स्टेट की मशीनरी भी फेल हो गई। सब कुछ फिनिश हो गया। स्टेट की रिट खत्म हो गई। एनोमी, लॉलेसनेस लास्ट स्टेज को पहुंच गई। लॉ ऑफ जंगल एस्टैब्लिश हो गया। ना कोई किसी की सुन रहा है, ना कोई किसी की मान रहा है। ऐसी स्थिति पैदा हो गई और सब एक दूसरे को मार रहे हैं। खुदा ना करे कभी भी इंसानियत के सामने ऐसी कोई स्थिति पैदा हो, और मेरे राष्ट्र में तो कभी ना हो, जब सब एक दूसरे को मार रहे हों और जान बचानी के सब रास्ते खत्म हो गए हों। दोस्तों, तब जान बचाने के लिए अगर जान देनी पड़े तो दो और जान लेनी पड़े तो लो। इसको कहते हैं किताल। और ऐसी परिस्थिति ना कहीं है, ना उसकी कोई संभावना है, ना हमारी व्यवस्थाएं उसकी कोई इजाजत देती है, और ना अपनी सोच को यहां तक ले जाने के लिए कभी हमें सीमा तक, इसको सीमा को छूने की भी जरूरत पड़ी हो, ऐसा कभी है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस है, डेमोक्रेसी है, वाइब्रेंट मीडिया है, इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी है, पॉलिटिक्स है, गवर्नेंस है, पॉलिटिशियंस हैं, रिफॉर्मर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, एकेडमिशियंस हैं। कमी नहीं है हमारे पास किसी चीज की भी। वॉर, कुरान की आयत की बहुत सी बातें करते हैं लोग, भूल जाते हैं 23 साल में कुरान आया है। वॉर में एक जनरल क्या है इंस्ट्रक्शन देता है, अपनी जान बचाओ और दुश्मन की जान खपाओ। ये वो एक्सट्रीम लास्ट फेज है जिसमें कत्ल करना वाजिब हो जाता है, लाजिम हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। मगर वहां भी शर्त है, औरत को नहीं, बूढ़े को नहीं, बच्चे को नहीं, कमजोर को नहीं, नादार को नहीं, खेत को नहीं, खलियान को नहीं, बागात को नहीं, माहौल को नहीं। इन चीजों का, ये हमारे इंटरनेशनल नॉर्म्स ऑफ सिविलिटी हैं, इनका सब ध्यान रखते हैं। सिविल इंस्टीट्यूशंस पे जंगों में अटैक्स नहीं किए जाते,
ये जिहाद की व्याख्याएं हैं। मैंने अपनी हद तक पूरी कोशिश की है कि जितनी स्पष्टता से और बिना किसी किस्म की उसमें मिलावट के चीज़ों को आपके सामने रखना सकूं, मैंने रखने का प्रयास किया है। अंत में इस बात को कह के कि मेरा इस वतन अजीज हिंदुस्तान, मेरा भारत महान, ये एक सिविलाइज्ड सोसाइटी है दोस्तों। इस सिविलाइज्ड सोसाइटी में दो ही तरह के जिहाद, एक पहला जिसमें अपने आप से लड़ना और एक स्वच्छ समाज बनाना, और दूसरा अगर आपस में कुछ मनमुटाव हो जाए तो चर्चा से, तर्क से उसे सुलझा लेना। तीसरी यहाँ नावस्था है, और पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, पूरे जोर से कहना चाहता हूं, उस आस्था की बुनियाद पे कहना चाहता हूं जो इस देश ने हर हिंदुस्तानी को दी है। आगे की परिस्थितियां होती होंगी जहां पैदा होती होंगी, मेरे यहां नहीं होती दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।